हाई स्टूडेंट, फिफ्थ और एट्थ के स्कॉलरशिप के बच्चों के लिए एट्थ का जो है मैथ सब्जेक्ट देखने वाले, उसमें उपघटक 2.4 देखने वाले हैं। दशमलव भिन्न तथा व्यवहारिक भिन्न, आपको दशमलव भिन्न मतलब भी पता है और व्यवहारिक भिन्न भी मतलब पता है, क्योंकि आपने फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, 7 क्लास में और अभी 8th क्लास में आप ये सब पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको उसकी कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है, उसको हमको सबसे पहले पढ़ना है। इसे जाने, यहाँ पर पहले दिया होता है, इसे जाने, जिस भिन्न के हर 10, 100 और 1000 हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब जिस किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100 या 10 से मल्टीपल, 10 से 10 टाइम मल्टीपल संख्या होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब 10, 100, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, अगर ऐसा डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, तो हम बोलेंगे कि वो दशमलव भिन्न है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1/10 का अर्थ है एक दशांश। एक दशांश किसे कहते हैं? दशांश मतलब जो दशमलव के चिन्ह के बाद जो पहला अंक लिखा जाता है उसे हम लोग दशांश कहते हैं। जो दशमलव के बाद लिखा जाता है, डेसिमल के बाद लिखा जाता है, ठीक है। तो 1/10 का अर्थ होता है एक दशांश, ठीक है। अब जैसे कि इकाई का आपको यूनिट का पता है कि एक मतलब यूनिट होता है, तो वैसे ही यूनिट से भी छोटी इकाई अगर हम बोला जाए तो वो होगी दशांश। तो दशांश को जो है 1/10 लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1/10 के 10 समान भाग करने पर 1/100 को शतांश कहते हैं। अगर 1/10 के आप 10 समान भाग करोगे तो 1/100 जो है ये आपको मिलेगा उसका एक भाग, और उसको कहा जाता है शतांश। मतलब इंग्लिश में कहा जाता है उसको 100th, ठीक है, जो 10th के बाद में 100th लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो 1/10 मल्टीप्लाई 1/100 इंटू 10 किए तो हमको मिलेगा 1/10, ठीक है, बराबर है। क्योंकि 1/100 इंटू 10 किए तो 10/100, 10/100 का मतलब ये हो गया 1/10, ठीक है। मतलब 1/10 क्या है? एक दशांश है, ठीक है। अब 1/10 तो यहाँ 14/100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 + 4/100, तो 10 प्लस, अभी इसको अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूँ, अलग अलग कर दूँ, ठीक है। आपको पता है कि फ्रैक्शन को जोड़ने से पहले जो कैसे होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमको आंसर मिलता है 10 + 4/100। मतलब दोनों भी संख्या जो ऊपर की है 10 और 4, उनके नीचे 100 लिखा हुआ है। अब 10/100 मतलब हो गया 1/100, मतलब दशांश हो गया, ठीक है। प्लस 4/100, 4/100 इसका मतलब हो गया क्या? ये हो गया शतांश। शतांश मतलब 100, क्योंकि 10/100 का मतलब ही होता है 1/100, और 1/100 मतलब दशांश, मतलब दशमलव के बाद की पहला डिजिट। और उसके बाद 4/100 का मतलब हो गया शतांश, मतलब 100, मतलब दशांश के बाद जो आता है उसके बोलते हैं शतांश, उसको बोलते हैं शतांश। इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यान से समझना है, कोशिश करना है समझने की। इसीलिए 14/100 को दशमलव स्वरूप में लिखते समय दशांश स्थान में 1 लिखेंगे, बराबर है। 1 जो है वो दशांश है और 4 जो है ये शतांश है, ठीक है। तो 0.14 ऐसा लिखेंगे, तो 0.14 ऐसा हमको लिखना होगा, क्योंकि 1 जो है हमने यहाँ पर देखिए ऊपर में कि 1 जो है ये दशांश है और 4/10 जो है मतलब 4 जो है वो शतांश है। तो 0 और 0.14 पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? 0.14। बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ते समय मिस्टेक करते हैं, 0.14 ऐसे पढ़ते हैं, तो 14 नहीं है, 0.14 इसको पढ़ना पड़ता है, 1/4 ऐसा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, लंबाई धारिता, मतलब अगर आपको कोई लंबाई नापना है, ठीक है, लंबाई धारिता इत्यादि, द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद काल गणना, मतलब अगर आपको टाइम गिनना है या फिर आपको लेंथ गिनना है या फिर आपको वेट गिनना है, वस्तुओं के मापन में दशमलव रूप का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है, ठीक है। श्रेयस्कर होता है मतलब उपयोगी होता है। अब आधा को व्यवहारिक भिन्न में, हम जो दैनंदिन जीवन में अपना जो आधा को क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 मतलब आधा होता है, ठीक है। तो इस भिन्न को हमारे रियल लाइफ में हम जब देखते हैं तो 1/2 मतलब आधा होता है। इस भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखते समय कैसे लिखेंगे? दशमलव भिन्न में अगर लिखना है 1/2 को, तो मैंने क्या बोला था कि दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है? जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10
से 10 टाइम मल्टीपल संख्या होती है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसी संख्या होती है, तब हम उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको क्या लाना पड़ेगा, इसका मतलब 100 लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू अगर आप क्या करोगे तो आपको 10 या फिर 100 आएगा। 1/2 है तो 1/2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि यदि डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए तो आपको न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 × 5 10 हो गया और 5/10 यहाँ पर आपको आंसर मिला। 5/10 इजिकल टू मतलब आपको समझ में आ गया 5/10 मतलब क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर डेसिमल के रूप में लिखते हैं तो 0.5 ऐसा लिखना होगा। अब एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कुछ चीज़ों के बारे में, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको 100% आपको समझ में आएगा। चौथाई मतलब होता है चौथा हिस्सा बोलते हैं हम लोग, सुनियो आपने कभी, चौथा हिस्सा मतलब पाव हिस्सा। अब पाव हिस्सा को हम लोग जो है अपने दैनंदिन जीवन में या व्यवहारिक जीवन में क्या लिखते हैं 1/4। अब 1/4 में भी देखो आप देख रहे होंगे 4 जो है ये हर में 4 है, मतलब उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, या तो 10 या तो 100 या तो 1000 ऐसा बनाना पड़ेगा। तो 4 × 25 करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और ऊपर में भी क्या हो जाएगा 25/100, इसका मतलब हो गया 1/4। तो वहाँ पर आएगा आपका आंसर 0.25। अगर आप उसको सॉल्व करोगे 25/100 लिखोगे तो 0.25 आएगा, बराबर है। इसके बाद 3/4 मतलब पौना हिस्सा 3/4। अब इसको भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर में भी 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा 75/100, नीचे क्या आएगा हर में 75/100। 75/100 का मतलब होता है 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जो है ये दशांश है, 7 क्या है दशांश है, और 5 जो है ये शतांश है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसको 75 नहीं पढ़ेंगे 0.75 पढ़ेंगे, ठीक है। अब सवा का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सवा मतलब क्या, एक पूरा और उसके बाद एक क्वार्टर, ठीक है, वो एक पूरा और एक क्वार्टर उसको बोलते हैं हम लोग सवा, मतलब पाव, एक और पाव मतलब एक 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। यहाँ एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो 1 ये जो है दशमलव के पहले आएगा, उसके बाद 25 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 1/4 के लिए 25 मतलब उसको आपको पढ़ना है 1.25, ठीक है। अब 1.5 मतलब एक पूर्णांक और आधा, ठीक है, तो एक पूर्णांक ये दशमलव के पहले आता है, ठीक है, हमेशा याद रखना पूर्णांक जो है दशमलव के पहले आता है। और उसके बाद 1/2 के लिए क्या आता है 1/2 मतलब 50 मतलब 0.50, ठीक है, 1/2 मतलब तो 1 यहाँ पर पूर्णांक ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2 मतलब 50, तो 1.50 आएगा, ठीक है, या फिर आप 5 भी लिख सकते हो। अब 1/4 मतलब 1 सही 3/4, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 1 सही 3/4, तो क्या हो जाएगा एक ये पूर्णांक है तो ये जो है दशमलव के पहले आएगा, 3/4 का मतलब आपको पता है 0.75, ठीक है, तो 1.75 हो जाएगा, ठीक है। 0 की जगह 1 आएगा क्योंकि दशमलव के पहले पूर्णांक संख्या आती है और यहाँ पर पूर्णांक 1 है, ठीक है। आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हो। 12.5 मतलब 12 और आधा, ठीक है, तो 12 ये पूर्णांक है 1/2 का, आपको पता है 1/2 मतलब 0.5 होता है, इसका मतलब 12.5 या 50 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अभी देखिए कि कैसे जो है हम लोग जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब तख्ता पूर्ण करो, ये जो तख्ता है ये आप देख रहे हो नीचे में, सबसे नीचे में एक तख्ता दिया हुआ है, ये तख्ता जो है आपको 5th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है मापन की इकाई से होती है, ठीक है, मापन की इकाई मीटर। तो ये मीटर का जो है ये जो हम लोग जब इधर जाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा और इधर जाएंगे तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर कि 10 मीटर का मतलब होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर का मतलब होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, इस प्रकार से जाना है आपको। और उसके बाद 1 डेसीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो मतलब उसका वैल्यू जो है वो मीटर से भी कम होता है, मीटर से कम होता है। 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 मीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मतलब शतांश में क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। ये आपको पता है शतांश मतलब क्या होता है, 100 मतलब 1/100 उसका वैल्यू हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर मतलब
1/100, और उसके बाद मिली मतलब मिलीमीटर, तो हजारांश लिखा है यहाँ पर। हजारांश मतलब 1000, ठीक है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। अगर कोई पूछा आपको कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा, कितना मीटर होगा, तो आप बताना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ऐसा अगर आपको 1 मिलीमीटर और को अगर आपको पूछा कि मीटर में बताओ, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर मतलब 1/100 मीटर। ये आपको सब समझ में आना चाहिए, इसका आपका अभ्यास होना चाहिए, जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आगे वाले पेज पे चलते हैं। दशमलव भिन्न तथा योगफल। अब दशमलव भिन्न का योगफल कैसे करते हैं? बहुत से बच्चे योगफल करते समय जो है दशमलव भिन्नों का बहुत सी गलतियां करते हैं। आपको एक बात यहाँ पे क्लियर बता दूं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक की गई है, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बट यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लस करते समय या माइनस करते समय हमेशा दशमलव भिन्न का प्लस या माइनस करते समय वो पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, जिससे वहाँ पे आपको डिजिट को ध्यान में रखना नहीं है, प्लेस को ध्यान में रखना नहीं, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। उसके बेस पे आपको सवाल करना है, ठीक है। अगर ऊपर में कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे जीरो ले सकते हो, बट यहाँ पे देखो 53.74 और नीचे में उसमें प्लस करना है 07.28। तो यहाँ पर ऊपर से हम लोग पॉइंट को पहले भूल जाने का, ठीक है, कुछ समय के लिए। और पहले आप जैसा प्लस करते हो वैसा प्लस कर लो, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। दैन सेकंड जो है सेम टू सेम जो है आपको यहाँ पर माइनस भी वैसे ही करना है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। बाकी डिजिट जो है आप जैसे है वैसे लिख दो, जहाँ पे मतलब उसी के हिसाब से आप लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो अभी ऊपर में भी 4 डिजिट का नंबर है, नीचे भी 4 डिजिट का नंबर है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं जा रही है, ठीक है। बट अगर मान लो ऊपर में 3 डिजिट का नंबर है और 1 के बाद पॉइंट है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है और माइनस करना है, तो आप वहाँ पे 0 ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लो 1.4 है, ठीक है, और हमको उसमें से माइनस करना है 1.224। अब ऐसे में क्या करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करने का, यहाँ 0 ले लेने का, ठीक है। मान के चलो वहाँ पे 0 है, तो 0 - 4 ये करने का, और पॉइंट यहीं पे आएगा आपका, ठीक है। आप जैसा हम लोग घटाते हैं नॉर्मली वैसे ही घटा दो, और उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना करते समय देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताया वही इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी लिखी हुई है सूचना के रूप में। दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना करते समय दशमलव चिन्ह के बाई ओर की रिक्त स्थान की पूर्ति 0 अंक लिखकर की जाती है, ठीक है। मतलब बाई ओर की रिक्त स्थान की मतलब जहाँ पर भी रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 0 लिखना होता है, ठीक है। तो बाई ओर के रिक्त स्थान की पूर्ति 0 अंक लिखकर की जाती है। दशमलव भिन्न तथा गुणनफल कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, आपको गुना के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स, ये पूरा समझाने से अच्छा है कि मैं आपको एकदम इजीली आपको इसको समझा देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 18.047 मल्टीप्लाई 2.53, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। टोटल मल्टीप्लाई करके हो गया, आपका ये आंसर आया, ठीक है। अब आंसर आने के बाद आप ये देखो कि कितने डिजिट के बाद जो है पहले वाला जो नंबर था उसमें कितने डिजिट के बाद में दशमलव का चिन्ह था, 3 डिजिट के बाद, बराबर है। और दूसरे में 2 डिजिट के बाद, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो 5 डिजिट के बाद आंसर में आपको क्या करना है, दशमलव का चिन्ह लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो एकदम आसानी से पहला नंबर में कितने डिजिट के बाद है, दूसरे नंबर में कितने डिजिट के बाद में है, और जैसे कि पहले डिजिट में 3 डिजिट के बाद में दशमलव का चिन्ह है, दूसरे नंबर में 2 डिजिट के बाद दशमलव का चिन्ह है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो 5 डिजिट के बाद जो है आपको यहाँ पर दाहिनी ओर से 5 डिजिट के बाद जो है आपको क्या करना है, दशमलव का चिन्ह लगाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको जो है दशमलव भिन्न को 10 से गुना करने पर, देखो यहाँ बताया गया कि दशमलव भिन्न को 10 से गुना करने पर गुणनफल का अंक और उसका क्रम वही रहता है, केवल दशमलव चिन्ह इकाई स्थान दाहिनी तरफ सरकता है अगर, ठीक है। दशमलव भिन्न को 10 से गुना करने पर गुणनफल का अंक जो है, गुणनफल का अंक और उसका क्रम वही रहता है, केवल दशमलव चिन्ह इकाई स्थान दाहिनी तरफ सरकता है, ठीक है। इसी प्रकार संख्या को 100
1000 से गुना करने पर दशमलव चिन्ह क्रमशः 2-3 स्थान दायीं तरफ सरकता है। क्रमशः भिन्नों का मान समान है। देखो अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। दशमलव भिन्न में पूर्णांक से भाग देना। अब दशमलव भिन्न में आप पूर्णांक से भाग देते हो। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, और अपूर्णांक मतलब आपको पता है, अपूर्णांक मतलब जो संख्या पूरी नहीं होती, ठीक है। इसे हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या मतलब पूरी संख्या, इंटेजर्स जो है, इंटेजर्स मतलब पूर्णांक संख्या होती है, बराबर है। तो पूर्णांक संख्या से हमको भाग देना है। तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा। आप क्या करने का, 2 के बाद पॉइंट है, 8 के बाद पॉइंट है, तो वहाँ पर ऊपर में भी आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देने का, ठीक है। जैसा भाग करते हो वैसा ही करो। 2.8 है, 2.8 है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपका जो भागफल आएगा उसमें भी 1 के बाद 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से आपको जो है ये करना आसान हो जाएगा। उसके बाद दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से भाग देना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्रिटिकल है, ठीक है, समझने में। बट इसको भी हम लोग और सरल करेंगे। कैसे, क्या बोला है, दशमलव भिन्न में अभी हमने क्या देखे कि दशमलव भिन्न वाली संख्या को पूर्णांक संख्या से हमने भाग दिए, ठीक है, तो वह आसान था। बट अभी दशमलव को दशमलव से भाग देना है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है। तो कैसे, अभी यहाँ पर क्या बोला है कि 7.2305 अपॉन 2.5, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ बता दूँ आपको मैं कि जो 2.5 है, 2.5 को हमको पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट करना होगा। अगर इसको पूर्णांक संख्या में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 225 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 होगा ना। अगर हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा, वो आएगा ना, क्योंकि एक संख्या जो है पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये 2 जो है, अभी ये 2 जो शतांश के स्थान पे है, एक सेकंड, ये 2 जो है ये 7.2 जो है ये क्या हो जाएगा, 7.2 के बाद अभी वो पॉइंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 2 जो है वो पूर्णांक में आ जाएगा, मतलब वो इकाई के स्थान पे आ जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 72.305 समझ में आया। यहाँ पे 2.5 को अगर हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, पूर्णांक में रूपांतरित करना है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए दशमलव चिन्ह जितने स्थान दायीं तरफ सरकना पड़ता है, तो अहय और भाज्य में भी उतने ही स्थान दायीं तरफ सरकाए। भाज्य और भाजक निम्नलिखित प्रकार से लिखो। अब आपको ये पता होना चाहिए, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या को भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया क्या करना है, दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से यदि भाग देना है तो आप इतना याद रखो, जैसे कि 2.5 है, तो 2.5 को मैंने क्या किया, 10 से मैंने उसको डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि उसको मुझे पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट करना था। पूर्णांक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको भाजक को पूर्णांक में रूपांतरित करना है, पूर्णांक में रूपांतरित करना है तो उसको मैं मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, मतलब वो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 2 पॉइंट, एक सेकंड, अभी आप ये देख लो एग्जाम्पल के रूप में, 2.5 इंटू 10 आप करते हो तो आपका क्या आएगा आंसर, 250 हो जाएगा ना। देखो कितना हो जाएगा इसमें, 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 हो जाएगा। और ये 2 दशमलव था तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 25 हो गया अभी, ठीक है। तो अगर ये 25 हो गया नीचे का, तो ऊपर में क्या करना है कि ऊपर में भी आपको 2 के बाद क्या करना है, 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है, ऊपर में भी आपको चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भिन्नों की तुलना करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली गई है, देखो, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, जिन भिन्नों के डिनोमिनेटर समान होते हैं, तो उनके अंश में जो अंश या जो न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है, वो भिन्न बड़ा होता है। दूसरा टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट, अंश समान हो तो, यदि अंश समान है मतलब न्यूमरेटर जो यदि समान है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है कि यदि हराधिक भिन्न हो तो, हर अधिक वाला यदि भिन्न है, जैसे कि यहाँ पर भी हर अधिक है और यहाँ पर भी हर अधिक है, देखिए दोनों में भी हर अधिक है। यदि हराधिक भिन्न हो तो जिस भिन्न का हर और अंश
दूसरे भिन्न के हर और अंश से छोटे हो तो वह भिन्न छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोला है कि यदि हराधिक भिन्न है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब हराधिक भिन्न है दोनों भी, ठीक है। हराधिक भिन्न होने पर जिन भिन्न का हर और अंश छोटा होता है वो फ्रैक्शन जो है छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि 3/4 और 5/6 में 3/4 है, छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, क्या बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करने के लिए सभी भिन्नों को दशमलव भिन्नों में रूपांतरित करना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर जितने भी नियम बताए गए उन नियम से अलग कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको पता है कि उनको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लो, तो आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके बाद ऋणात्मक भिन्नों की तुलना करते समय उपरोक्त सभी नियम उलट जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई नंबर, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिखता हूँ मैं, 1/2 और 3/2 है। मान लो 1/2 और 3/2 में दोनों भी माइनस है, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 1/2, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही बोला है कि यदि ऋणात्मक भिन्नों की तुलना करते समय उपरोक्त सभी नियम उलट जाते हैं, ऊपर में जो भी नियम है वो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नमूना प्रश्न। अब नमूना प्रश्न हम लोग स्पीडली जाएंगे। 1/2 इस व्यवहारिक भिन्न का मूल्य कितना होगा? आपको पता है, हमने अभी तक पढ़े हैं, 1/2 मतलब होता है 0.5, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? 1/2 को जो है यहाँ 2 की जगह 10 लाएंगे, ठीक है। 2 की जगह 10 लाएंगे तो अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपको अंश में भी जो है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/10 = 0.5 होता है, ठीक है। एकदम आसान है। उसके बाद दूसरा ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शनों में कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन में आपको एक समानता दिख नहीं रही है लगभग, ठीक है। पहले के डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा इनका सबसे पहले हमको दशमलव के रूप में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। मतलब 1/5 का 0.2 हो गया। 1/5 मतलब 1/5 = 0.2, 1/8 = 0.125। अगर आपको इसको आसान करना है तो क्या करूँगी? 1/5 इंटू, देखो 5 इंटू क्या करूँगी, उसको 100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो 10 कर सकते हो आप। तो 5 इंटू 2 करोगे और ऊपर भी 1 इंटू 2 करोगे, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, ऊपर में क्या आ जाएगा 2, मतलब 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर दशमलव में आपको उसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इनको आपको 100, 10 या फिर 1000 इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 5/8 है, तो यहाँ पर भी हमको कन्वर्ट करना होगा, या तो आप डायरेक्ट 5 को भाग दे दो 8 से, तो भी आपको दशमलव में आपको संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो इसको आरोही क्रम मतलब असेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग आर्डर, तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर आप 4th क्लास से पढ़ते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको लगाना है। और उसके बाद क्या बोला है, 5वीं संख्या कौन सी है? तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी? 5/8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हल करो 2/3 + 5/4 + 7/8। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, राइट। तो अब क्या करें? अब सबसे पहली बात तो क्योंकि इसको हल करना है, इसको जोड़ना है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 2/3 + 5/4 + 7/8, तो 8 + 15 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 2/3 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 + 15/12। अब प्लस 7/8 + 7/8 कर दिए, ठीक है। अब फिर से भी अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 8 × 3 करूँगा, या और जो है 12 × 2 करूँगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। कर दी हमने, कन्वर्ट कर दिए इसको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन को यदि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 24 ला लिया, तो अभी यहाँ पर मेरे को आंसर मेरा मिल गया। तो यहाँ पर जो है आंसर क्रमांक तीसरा जो है ये 67/24 ही आपका आंसर होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। नमूना प्रश्न, ठीक है, 4th नंबर का, बड़े ही आसान है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को अगर आप सिंपली समझने की कोशिश करोगे तो सिंपल होते जाएगा, किसी चीज़ को अगर आप हार्ड बनाओगे तो और हार्ड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 7 के पहाड़े में 6 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता। 6 चौ 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौ 24 हो जाएगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और 7 5 35, 24/35 यहाँ पर ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको हमको इसका लाइक फ्रैक्शन निकालने की गरज नहीं है, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आंसर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद 5th नंबर का 2/3 + 2/3 × 2/3 डिवाइड बाय 2/3, सभी में 3 3 3 3 दिया हुआ है पर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 2/3 को जैसे का वैसा लिख दो। अब आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे हम लोग काटना चाहे तो 2/3 ऐसा कटेगा क्या, नहीं, ऐसा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इसको आगे, 2/3 × 2/3 तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 होता नीचे में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 2 होता तो कटता था, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी 3 होता तो कटता था, बट यहाँ है क्या, नहीं है। तो 2 क्या हो गया, 4 4/9, यहाँ पे देखो नीचे देख रहे होंगे आप 4/9 लिखा हुआ है, प्लस उसके बाद डिवाइड करना है 2/3 लिख दिए। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे वाली लाइन देखो आप, 2/3 को जैसे का वैसा लिखा प्लस 4/9। अब इसको क्या कर दिया, इसको उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। यदि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करना होता है, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अपना आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3 + 2/3 = 4/3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4/5 में कितना जोड़ने पर 4/5 आएगा, ठीक है। तो आंसर 4/5 आना चाहिए। 4/5 प्लस मान लो x है, वो संख्या हमने जोड़ी x = 4/5/4। अब यहाँ पे x = 5/4 - 4/5। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यदि हमको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और ऊपर में आएगा 25 - 16, ठीक है। और आंसर आएगा आपका अभी अब 9/20। तो 9/20 आपके जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। 75 सही 7 मतलब 75 सही 7/8 डिवाइड 50 सही 7/8, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं। 75 7/8, ठीक है, डिवाइड बाय 15 7/8। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है इसमें क्या करना होता है, 75 × 8 करना पड़ेगा, 75 × 8 + 7। वैसे यहाँ पर भी जो है 50 × 8 + 7/8, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। 75 देखो पहले यहाँ पे 75 7/8, उसमें भाग देना है 50 7/8, मतलब 50 सही 7/8 से भाग देना है, = 75 × 8, जैसे मैंने बताया 75 × 8 + 7/8। वैसे ही सेम यहाँ पे 50 × 8 + 7/8 हो जाएगा। अब आंसर क्या आ रहा है, 600 + 7/8 डिवाइड बाय 400 + 7/8। यहाँ पर 607 आएगा, यहाँ पे 407 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है वो थोड़ा क्रिटिकल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 4.25 का मूल्य तुल्य भिन्न पहचानो। तुल्य भिन्न मतलब उसके सेम वैल्यू वाला, लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हो उसका, ठीक है। उसका सेम वैल्यू वाला हमको क्या करना है, भिन्न पहचानना है। कैसे पता चलेगा, अब इसको 4.25 मतलब 4 पूर्णांक है, तो यहाँ 4 पूर्णांक ले लेते हैं, और 25 का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब क्वार्टर, ठीक है। तो अभी बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 4 × 4 + 1/4,
इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो 16 + 1/4 17/4। इस प्रकार से वो जो है तुल्य भिन्न उसका क्या आएगा 17/4। इस प्रकार से उसको हम लोग जो है भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 सही 7/5 का अर्थ 8 धन 7/5 हो तो 4 वर्गमूल 3 का वर्ग क्या है। ठीक है, यहाँ पर इसके रूट जो है √3 जो है का अर्थ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि 8 सही 7/5 मतलब 8 × 40 + 7 47/5 होगा उसका आंसर। सेम आंसर इसका भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है मतलब वहाँ इंटू का चिन्ह है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर 4 और जो √3 दिया हुआ है तो 4 × √3 ऐसा होगा। ठीक है, ये आसानी से आप समझ लो। अगर वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया है मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 8, यहाँ देख रहे होंगे आपकी 8 सही 7/5 दिया है तो वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 सही, यहाँ पर हमको जो है 4 × इसके रूट जो है 3 लिखना है। ठीक है, वहाँ पे ये ऐसा अगर दिया होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इतना आप समझ लो। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और भी एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ही आसान है, बट इसको देखो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 2 + 1, ये आपको देखने में बड़ा हार्ड लग रहा है, बट ये हार्ड है नहीं। सबसे पहले जो टोटल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, उसको पहले लिख लो आप, क्या हो जाएगा उसका 2 × 2 + 1 5/2, राइट। क्या हो जाएगा उसका 5/2। अब ये 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 मतलब कितना हो गया, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखो अभी क्या है, अंतिम पूर्णांक और भिन्नों का योगफल देखते हैं। 5/2 मिला हमको, अब 2 + 1/5/2 आएगा। ठीक है, उसके ऊपर जाओ आप, यहाँ अगर आप जाते हो तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये पूरा आएगा ना, ये फ्रैक्शन, ये जो भी दिया हुआ है पूर्णांक प्लस अपूर्णांक जो है उसका आंसर क्या था 5/2। तो 2 + 1/5/2, तो ये 2 जो है नीचे वाला, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 + 2/5 मतलब 12/5। अब 12/5 हो गया, तो 12/5 होने के बाद हम लोग यहाँ जब जाएंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा 2 + 1 12/5, 2 + 1 12/5। तो फिर से ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 + 5/12। ठीक है, फिर से अब हमको आंसर क्या मिला 2 + 5/12। तो 2 + 5/12 मतलब क्या हो गया, आपको पता है 12 × 24, 24 + 5 29, 29/12। तो यहाँ अगर ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 सही, अच्छा ऊपर में 1 लिखा हुआ है तो 1/29/12, तो 12 ऊपर चले जाएगा, 12/29 आना चाहिए आंसर हमारा, तो 12/29 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेप टू स्टेप आपको समझना है। मैंने एरो भी दिया है, जहाँ जहाँ मैं समझा रहा हूँ वहाँ एरो का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो उसी के बेस पे आपको समझने की पूरी कोशिश करना है। 100% आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हम लोग। अब क्या बोला है 7.5 वर्ष प्लस 29 माह माइनस 2.5 वर्ष। अब इसमें भी बहुत से बच्चे देख के डर जाते हैं, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। 7.5 वर्ष सबको क्या करो 29 माह, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबको माह में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि माह में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग उसको बड़े आसानी से वर्ष और माह में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो 7.5 वर्ष मतलब कितना हो गया, टोटल 90 महीने। ठीक है, और 2.5 वर्ष मतलब कितना हो गया, टोटल 30 महीने। ठीक है, कितना हो गया 30 महीने। और आप देख रहे होंगे कि उसके बाद 20 माह और है, तो सबसे पहले क्या करना है 75 वर्ष प्लस 29 माह, तो 90 माह प्लस 29 माह कितना हो जाएगा, 90 माह प्लस 29 माह माइनस 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष मतलब 30 माह। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 89 माह बचेगा। 89 माह मतलब अब आपको 12 के पहाड़ी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 से 84 बचा कितना, 5 माह बच गए, 12 से 84 मतलब 7 साल और 5 महीने इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, बट
अगर आप उसको भारी समझोगे तो आपको भारी लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 155/279 का तुल्य भिन्न लिखो। तुल्य भिन्न का मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं उसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है हमको उसको, सेम वैल्यू वाला। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 1/55 और 279, यहाँ पे इसको हम लोग पहले छोटा करेंगे, इसका छोटा रूप करेंगे। 5 × 31 मतलब 5 × 31 और 3 × 93, ठीक है। ये अगर उसका छोटा फॉर्म हम लोग करते हैं, छोटा फॉर्म करने के बाद यहाँ पर देखो 3 इंटू और यहाँ पे 9 + 3, यहाँ पर 9 + 3 मतलब हो गया 12, 12 मतलब उसको 3 से और भी मल्टीप्लाई होगा उसके मतलब क्या निकालना है हमको, पहले सबसे पहले उनके हम उसको बोलेंगे गुणनखंड जो है उसके निकालना है, गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन उनको करना पड़ेगा। तो हम लोग 155 की भी कर दिए फैक्टराइजेशन, 5 × 31 और जो 279 को भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 × 31, 31 कट जाएगा, 5/9 जो है 3 × 3 9, तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको बोला गया तुल्य भिन्न, सेम वैल्यू वाला भिन्न अगर आप पता करो तो हम लोग अगर यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आता तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर भी 5 है, मतलब उसको 5 से भाग जाएगा। और यहाँ पे 9 + 7 कितना हो गया 16, 16 + 2 मतलब 8, 18 मतलब उसको 3 से भाग जाएगा। तो आप ऐसा दिमाग लगा के मतलब डिविजिबिलिटी का यहाँ पे उपयोग करना है आपको, ठीक है। और इस बेस पे आपको इसको सॉल्व करना है, इसका समतुल्य भिन्न आपको तुल्य भिन्न आपको इसको पहचानना है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे, हल करो 5/8 × 6/5 × 2/9, सभी को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ सबसे पहले सबको लिख दो, एक साथ लिख दिए, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दिए तो यहाँ पे ये देखो 8 कट जाएगा, इधर 2 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा है उसको फिर से लिखो, यहाँ लिख दिए। अब ऊपर में 5 है और यहाँ पर भी 5 थे, 5 कट जाएगा, 5 से भाग देने पर 5 कट जाएगा। फिर से जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिख दो, 1/4 × 6/1 × 1/9, तो 6 को भी और 9 को 3 से भाग जाएगा, 3 से काट दो, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिख दो जो बचा हुआ है उसको, फिर उसको 2 से भाग दो। तो इस प्रकार से हमको जो है 1/2 × 1/3, 1 × 1 1 और 2 × 3 6, तो 1/6 जो हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, काटते जाना है, जहाँ जहाँ कटता है तो आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लो, 5/7 दिया है, 5/7 का 3/7 में कितना जोड़ो कि 5/7 प्राप्त होगा। 5/7 का 3/7 में 5/7 का 3/7 में कितना जोड़ो कि 5/7 होगा। देखो बड़ा 5/7 का 3/7 का बोला तो वहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5/7 का 3/7, इसका आंसर आएगा पहले 15/49, ठीक है। 15/49 में कितना जोड़े, तो 15/49 + x = 5/7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है, तो x = मतलब क्वेश्चन मार्क = 55/7 - 15/49, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि फ्रैक्शन को प्लस करना हो या माइनस करना हो उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, इसका मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ऊपर में भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35/49 - 15/49 ये आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 35 - 15 मतलब हो जाएगा 20/49। तो आपका जो है आंसर नंबर 3 जो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर रखना है, थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अभी देखो सरल करो बोला है, 2/3 + 3/7 डिवाइड बाय 18/35 - 7/18 ये दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, 2/3 को जैसे का वैसे हम लोग लिख दिए, यहाँ स्पष्टीकरण में देखो लिख दिए, प्लस 3/7। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, बराबर है। इसको मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 35 ऊपर जाएगा और 18 नीचे आएगा, ठीक है। तो अब आसान हो गया, 7 से 35 को आप काट सकते हो और इधर 3 से आप
18 को काट सकते हो, काट दो, ठीक है, -7/18, -7/18। उसके बाद 2/3 को जैसे का वैसा लिखो। उसके बाद काटने के बाद आंसर मिला था 5/6 -7/18, जैसे का वैसा लिख दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। 2/3 + 5/6 क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो, तो 12 + 15/18 आ गया -7/18। तो यहाँ पर 27/18 -7/18। उसके बाद में बच गया क्या, 27 - 7 कर तो 20/18। 20/18 का मतलब होता है 10/9। यहाँ आपका आंसर आएगा थर्ड नंबर का आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड नंबर का आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। जहाँ काट सकते हो वहाँ काटो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखते हैं हम लोग। 7/8 और 13/16 के बीच का भिन्न कौन सा है। अगर एक बात आपको क्लियर बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको बोला गया है कि बीच का भिन्न कौन सा है, बीच का मतलब दोनों के बीच का भिन्न कौन सा है, तो इसमें एक सीधा और सिंपल फार्मूला है। क्या करने का, दोनों जो फ्रैक्शन है उसके दोनों फ्रैक्शन के जो अंश है मतलब न्यूमरेटर को प्लस कर दो दोनों के। ये मत देखो कि उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, ठीक है। उसको प्लस कर दो और नीचे भी जो है आप क्या करो, उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप प्लस कर दो, ठीक है। 8 + 16 दोनों को प्लस कर दो। अगर आपको दो फ्रैक्शन के बीच का फ्रैक्शन अगर पूछता है तब, ये बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर दो फ्रैक्शन के बीच का अगर आपको फ्रैक्शन पूछता है तो आप क्या करोगे, उसके अंश और हर दोनों को भी जोड़ दोगे। अंश में अंश जोड़ दो, हर में हर जोड़ दो। जोड़ दिए, 20/24 हो गया। तो 20/24 का मतलब हो गया 5/6, ठीक है, उसका छोटा फॉर्म। हाँ, अगर 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ठीक है। इस प्रकार से 5/6 जो है आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका आंसर होगा। उसके बाद 17 देखते हैं, ठीक है। 17 क्या बोलता है कि 0.12 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। आपको पता है प्रतिशत निकालते समय उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 0.12 को हम लोग जो है 12% मतलब 0.12 ऐसा लिखेंगे उसको प्रतिशत में, ठीक है। और दूसरा है 12/100 ऐसा लिखेंगे, तभी वो 0.12 होगा, मतलब 12%। 100 में से 12 मतलब 12%, ठीक है। तो और ज़्यादा सोचने की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो यहाँ पर लास्ट है। देखो 5 सही 3/4 यहाँ दिया, 5 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/4, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड किया है और भी एक आपको एक और सरल करना है, ठीक है। एक फ्रैक्शन है उसको माइनस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 4×5 20, 20 + 3 23, 23/4 आ गया, 23/4 और 3 × 12 13/4। उसके बाद डिवीजन का यहाँ पे चिन्ह है। उसके बाद 4×5 20 और 3 23, 23/4 और यहाँ पे 3 × 12 12 और 13/4, ठीक है। 36 या इसका आंसर आएगा 36/4 और इसका आएगा 10/4, मतलब 36/4। और इसको अभी इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर 4 जो ऊपर जाएगा 4/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 कट जाएगा, तो 36/10। 36/10 का मतलब होता है 18/5, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 18/5। तो यहाँ पर 18/5 जो है आपके आंसर में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, तब 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अब स्वाध्याय के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर पहला क्या बोला है, 1/4 को व्यवहारिक भिन्न का मूल्य कितना है। भाग मतलब हम लोग बोलेंगे 0.25, ठीक है। अभी इसको मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि 1/4 मतलब होता है 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या है अवरोही क्रम में लगाने पर पहली संख्या कौन सी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनके सबके डेसिमल फ्रैक्शन निकालना होगा। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसको आरोही नहीं अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद पहली संख्या क्या आएगी वो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये स्वाध्याय आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4/5 + 4/5 × 4/5 डिवाइड 4/5, ठीक है। तो अभी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो बड़ा ही आसान है एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। 4/5 यहाँ पर
4/5 को जैसे कि वैसे रहने दो। 4 जा 16 और 5 जा 25 ऐसा लिख दो आप, ठीक है। या तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, इसको अगर आप इन्वर्स करोगे, ऊपर में 5 लेके जाओगे, 4 को नीचे लेके आओगे तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कैसे सरल करते हैं मैंने आपको समझाया था, वैसे आपको इसको सरल करना है, ठीक है। अभी ये देखो, ये वाला ऐसा भी क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था, ये भी आपको मैंने समझाया कि 4/5 जो है, 4/5 में कितना जोड़ने पर 7/8 आएगा। तो 4/5 प्लस x कर दो इजिकल टू 7/8 करो, और उसके बाद x इजिकल टू 8/7 माइनस 4/5, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सब जो है नमूना प्रश्न में आपको समझा चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी प्रश्न है, अभी यहाँ पर देखो 5/75 जो है इसका तुल्य भिन्न पहचानने बोला है। 5/75 का तुल्य भिन्न क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि 5/75 मतलब 3/4, तो 5 सही 3/4 होगा। 5 सही 3/4, तो क्या हो जाएगा 5 सही 3/4, तो 4×5 20, 20 और 3 23, 23/4 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक्चुअली फ्रैक्शन में, मतलब अपूर्णांक में हमको उसको कन्वर्ट करना है। पूर्णांक यहाँ पर दशमलव भिन्न में है तो उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।